हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कपालिक के ऊपर एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। सबसे पहले जानते हैं आखिर कपालिक क्या होते हैं। उससे पहले जानते हैं कपालिक शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी, यानी खोपड़ी वाला पुरुष। वैसे कपालिक अघोरी का ही हिस्सा होते हैं। अघोरी और कपालिक में भेद कर पाना मुश्किल है। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अघोरी वो होते हैं जो अच्छे तंत्र का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं और कपालिक बुरे और नीचे तंत्र का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज की हमारी कहानी इसी पर है, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दीपा आप सब लोगों को तो याद होगी। अगर आपने दीपा को नहीं पहचाना तो आप शमशान भैरवी की कहानी को सुन ले, उसमें दीपा मौजूद है। इस बार फिर से दीपा का सामना एक और खतरनाक महाशक्ति से हुआ। क्या और कैसे हुआ, ये तो आपको कहानी में ही पता चलेगा। दीपा पेशे से एक लेखिका थी। दीपा काफ़ी समय के बाद माँ बनने वाली थी। इसी के चलते दीपा ने अपनी स्टोरी को कुछ समय के लिए विराम दे दिया। वैसे दीपा को सबसे ज़्यादा वीराना, सुनसान और भुतहा पर जाना काफ़ी पसंद था। रात का वक्त, दीपा गहरे नींद के आगोश में समाई हुई थी। आधी रात के वक्त उसके कानों में किसी के भयानक तरह से फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दीपा, तेरे पेट में पल रहे बच्चे का भ्रूण मुझे दे दे। मुझे अपनी भूख शांत करनी है। नहीं देगी तो इसे ज़बरदस्ती नष्ट कर दूंगा। दीपा ने तुरंत उठकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो उसे कोने में भयानक आकार की परछाई दिखाई दी। काले अंधेरे में कोई शैतान खड़ा था जिसका कद काफ़ी लंबा लग रहा था। अंधेरे में लाल लाल आंखें भयानक महसूस हो रही थी। उसके हाथों के काफ़ी ज़्यादा बड़े और नुकीले नाखून थे। अचानक से दीपा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। वो बिस्तर पर अपने पैर बिटोर कर बैठने लगी। साथ उसके चेहरे पर घबराहट के काफ़ी ज़्यादा भाव भरे हुए थे। उतने में उस परछाई से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। अपने कोख का ये भ्रूण मुझे देगी या नहीं? अगर मैं इसे अपने हाथों से निकालूं तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। कमरे में दीपा का पति विशाल मौजूद नहीं था। वो अकेले ही बिस्तर पर बैठी हुई थी। उतने में वो भयानक से काले रंग वाले शैतान ने दीपा की तरफ कदम बढ़ाया। दीपा जितना ही सिकुड़ कर बैठी हुई थी, उसका शरीर खुद ब खुद बिस्तर पर फैलने लगा। कुछ ही पल में दीपा चित्त होकर लेटी हुई थी। उसके हाथ पैर किसी शक्ति ने कस के पकड़ रखे हो। दीपा ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दीपा को उस परछाई के शरीर से काफ़ी गंदी गंध आने लगी थी, जो दीपा से बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। कुछ ही पल में दीपा के करीब आने पर उसने देखा वो काली परछाई वाले शैतान ने अपने हाथ के नाखून को दीपा के पेट पर फेरने लगा और उसी बीच कुछ अजीब अजीब सा बुदबुदा रहा था। वो दीपा के समझ के बिल्कुल पार था। भयानक आवाज़ के मारे दीपा के हाथ पांव बेजान से हो गए। इससे दीपा को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होने लगी। उस शैतान ने अपने हाथ के नाखून की मदद से दीपा के पेट में कस के अपना हाथ घुसा दिया। दीपा दर्द के मारे कस के चिल्ला पड़ी। उसकी चीख निकल गई। उस शैतान ने दीपा के पेट को चीर कर उसका भ्रूण बाहर निकाल लिया था और उसे कच्चा चबा रहा था। दीपा के चिल्लाते ही उसी के साथ दीपा की नींद टूट गई। दीपा ने जो कुछ अभी देखा वो केवल एक सपना था। वो इसी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कमरे में इधर उधर नज़र मारी थी, पर अंधेरे में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दीपा के बगल में लेटा उसका पति तुरंत उठकर बैठ गया। विशाल तुरंत उठकर दीपा को तरफ घबराहट से देखने लगा और कहा,
क्या हुआ दीपा? आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? इस पर दीपा ने विशाल को देखकर घबराते हुए कहा, वो एक शैतान हमारे बच्चे को मार रहा था। मेरे पेट को फाड़ कर हमारे बच्चे को खा रहा था। दीपा को घबराया हुआ देखकर विशाल उसे रिलैक्स कराते हुए बोला, अरे दीपा, शांत हो जाओ। किसी सपने को भी तुमने सच मान लिया। सपने भी कभी सच होते हैं। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। हमारा होने वाला बच्चा बहुत सही है और अगर तुम इस तरह परेशान होगी तो उस पर गहरा असर पड़ेगा। दीपा ने सहमे हुए लहजे में कहा। पर विशाल दीपा पर भड़कते हुए बोला, मैंने कहा था तुम अपनी फालतू की हॉरर स्टोरी लिखना बंद करो। उसी बकवास के कारण तुम्हारे दिमाग में असर पड़ रहा है। दीपा ने विशाल को समझाते हुए कहा, अरे अब तो काफ़ी दिन से स्टोरी भी लिखना छोड़ दिया है, तो अब क्यों ये सब भयानक एहसास हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे पर कोई भयानक असर ना पड़े, वरना खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। विशाल दीपा की बात पर शांत बैठा था। दीपा ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। विशाल ने दीपा की बात पर तुरंत कहा, अरे ये सब सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर विशाल ने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर से कमरे में अंधेरा हो गया। दीपा बिस्तर पर लेटी हुई कुछ सोचे जा रही थी। वो उसी शैतान के दृश्य को याद करे जा रही थी। अब दीपा को भी यही लगता है कि ये सब उसके दिमाग की उपज भी हो सकती है, इसीलिए वो इस पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अगले ही पल गहरी नींद में सो गई। इधर सुबह के वक्त जैसे ही विशाल की नींद खुली, इस वक्त घड़ी में करीब 7 बज चुके थे। विशाल अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होने के लिए जाने ही वाला था। उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी दीपा पर पड़ी, जिसे देखकर विशाल एकदम से हैरान हो गया। विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, दीपा, ये क्या हुआ? बिस्तर पर लेटी दीपा के पेट पे काफ़ी ज़्यादा फर्क आया था। उसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। रातों रात में इतना बड़ा पेट देखकर विशाल की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। लगातार विशाल दीपा को जगाया जा रहा था, पर दीपा आराम से सोई हुई थी। अगले पल दीपा ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतने हैरान परेशान क्यों हो? विशाल ने तुरंत दीपा के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे? जैसे ही दीपा की नज़र पेट पर पड़ी, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। दीपा ने हैरानी से कहा, ये मेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? कहीं मेरे पेट में सूजन तो नहीं ना आ गई? विशाल ने तुरंत पलटकर कहा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाकर वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। दीपा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हो लेती हूँ। इसके बाद विशाल और दीपा दोनों तैयार होकर घर से डॉक्टर की तरफ निकल पड़े। डॉक्टर को दिखाने के बाद सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। बस उसके पेट में थोड़ी सी सूजन थी, जिसके लिए डॉक्टर ने दवाई दे दी थी। वहीं विशाल दीपा को घर पर छोड़कर ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। इधर शाम के वक्त विशाल जैसे ही ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर में घुसा तो दीपा कहीं दिखाई नहीं दी। विशाल दीपा को पुकारते हुए बोला, दीपा, कहाँ हो? लेकिन दीपा की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। कई बार पुकारने के बाद विशाल दीपा को खोजते हुए कमरे की तरफ चला गया, पर दीपा वहाँ भी मौजूद नहीं थी, ना ही अपने कहानी लिखने वाले कमरे में थी। विशाल ने तुरंत सोचते हुए कहा, पक्का दीपा किचन में ही होगी, शायद खाना बना रही होगी। विशाल सीधा किचन की तरफ चल पड़ा। जैसे ही विशाल किचन के अंदर गया तो उसने देखा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विशाल हक्का बक्का रह गया। दीपा ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में कांटे वाले चम्मच था, जिससे दीपा अपने पेट को खरोच रही थी। चम्मच के कांटों ने दीपा के पेट को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। साथ ही दीपा के चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरे थे, ना ही उसे कोई दर्द महसूस हो रहा था। विशाल तेज़ी से दीपा की तरफ भागते हुए बोला, ये क्या कर रही हो दीपा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना कहकर विशाल ने दीपा के हाथ से चम्मच छीन लिया। जैसे ही दीपा के हाथ से चम्मच छूटा, वो तुरंत अपने होश में आ गई। दीपा ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ये सब क्या कर रही हूँ? मानो दीपा किसी के वश में होकर ये सब कर रही हो। विशाल ने दीपा की बात पर जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए
तो अबॉर्शन करवा लो। दीपा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। इतना कहकर दीपा अपने पेट को देख रही थी। पूरे पेट पर पड़े निशान से हल्का हल्का खून निकल रहा था। विशाल जल्दी से अपने कमरे में रखे रुई से उसके घाव को साफ करने लगा। दीपा को अब दर्द भी होने लगा था। उसके बाद विशाल ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, दीपा अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीखो, अगर ऐसी ही हरकत रही तो ये बच्चा ऐसे ही पेट में मर जाएगा। दीपा ने विशाल को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, इस बच्चे को दुनिया में लाकर ही रहूंगी मैं। इस पर विशाल ने शांत होते हुए कहा, छोड़ो, अब जाकर आराम करो, मैं खाना खाकर आता हूँ। दीपा तुरंत कमरे के अंदर सोने चली गई। वहीं विशाल डिनर करने के बाद वापस अपने कमरे में गया, जहाँ दीपा पहले से ही लेटी हुई थी। दीपा ने छत की तरफ लगातार देखते हुए किसी सोच में डूबी हुई लग रही थी। साथ ही दीपा ने पहले से ही कमरे में पूरा अंधेरा भी कर रखा था। विशाल ने दीपा से सवाल करते हुए कहा, आखिर तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? दीपा ने खोए हुए ही जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। विशाल अब ज़्यादा ध्यान न देते हुए दोबारा सो गया। कुछ घंटे बाद विशाल गहरी नींद में सो ही रहा था। अचानक उसके कानों में दीपा के बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विशाल ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, दीपा ये सब क्या बोल रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? दीपा कोई मंत्र पढ़ रही थी। लगातार मंत्रों की आवाज़ से विशाल ने जैसे ही उठकर देखा तो दीपा ज़मीन पर पेट के बल लेटी हुई थी और उसने सारे बाल ज़मीन पर बिखेर रखे थे। काफ़ी अजीब दृश्य को देखकर विशाल तुरंत उठकर खड़ा हो गया और जल्दी से कमरे की लाइट चालू कर दी। दीपा अभी तक मंत्र पढ़ रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। चेहरे पर साफ दर्द नज़र आ रहा था। विशाल ने हैरानी के साथ कहा, दीपा तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहती हो, आखिर इसने क्या बिगाड़ा है? विशाल ने जल्दी से दीपा को ज़मीन से उठाया, पर दीपा ने विशाल को धक्का देकर बिस्तर पर जाकर सो गई। विशाल के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। विशाल को लगा कहीं दीपा सच में पागल तो नहीं हो गई ना। विशाल ने सुबह तक दीपा को देखते हुए रात गुजार दी, पर दीपा की बीच में बिल्कुल नींद नहीं खुली। सुबह जैसे ही दीपा की नींद खुली, उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। सामने बिस्तर पर विशाल को ऐसे बैठा हुआ देखकर तुरंत बोली, क्या हुआ विशाल, तुम इतनी जल्दी उठ गए? तुमने सोने ही नहीं दिया, तुम्हारे पागलपन के कारण मैं काफ़ी हैरान हूँ। विशाल ने दीपा पर चिढ़ते हुए कहा, पर दीपा ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे इन सब चीज़ के बारे में कुछ पता ही ना हो। उसके साथ क्या हो रहा था? विशाल को लगने लगा था इस वक्त दीपा को देख रेख के लिए कोई होना चाहिए, वरना मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता जाएगा। विशाल ने जल्दी से गांव से किसी को देखभाल करने के लिए बुलाया। अब दीपा घर में अकेली नहीं रहने वाली थी। कुछ दिन बाद सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन रात के 2 बजे के करीब विशाल गहरी नींद के आगोश में था। पूरे घर में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मुश्किल से 1 या 2 लाइट चालू थी। अचानक विशाल की आधी रात में नींद खुली तो दीपा बिस्तर पर नहीं थी। दीपा को बिस्तर पर ना पाकर वो थोड़ा हैरान सा हो गया। विशाल ने सवाल करते हुए खुद से कहा, दीपा का रात में फिर से गायब होना शुरू हो गया क्या? मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा ले। विशाल तुरंत बिस्तर से उतरकर कमरे के बाहर निकल पड़ा। पूरे अंधेरे घर में विशाल को कुछ नहीं दिख रहा था। विशाल लाइट जलाने ही वाला था, अचानक से किसी की गुर्राते हुए आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं अपने बच्चे की आत्मा तुम्हें दे रही हूँ, आकर ले जाओ इसे। विशाल को समझते देर न लगी कि यह आवाज़ दीपा की ही है। विशाल ने जल्दी से घर की लाइट जलाई। विशाल ने देखा सामने हॉल के अंदर दीपा ने अपने पूरे पेट पर सिंदूर पोत रखा था और हॉल में रखे कांच के नुकीले हिस्से को ज़ोर ज़ोर से अपने पेट पर मार रही थी। नुकीले कांच ने पेट पर काफ़ी गहरा घाव बना दिया था। विशाल ने जल्दी से दौड़कर उसे रोकते हुए कहा, दीपा रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर दीपा को देखकर लग रहा था जैसे वो विशाल की आवाज़ तक ना सुन रही हो। अगले पल विशाल दीपा पास पहुंचकर
उसके हाथ से वो नुकीला कांच फेंक दिया। जैसे विशाल ने दीपा के हाथों को कस के पकड़ा, उसी पल ही दीपा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। विशाल ने जल्दी से दीपा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगाई। कुछ ही पल के बाद हॉस्पिटल में एडमिट दीपा की हालत काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। दीपा के पेट में पल रहे बच्चे का बचना मुश्किल हो रहा था। इतना गहरा घाव कि कोई भी झेल नहीं सकता था। तभी डॉक्टर ने विशाल के पास उदासी भरे लहजे में कहा, तुम्हारी पत्नी का बच्चा पेट में ही मर चुका है। ऐसे तुम्हारी पत्नी को होश तो आ चुका है, पर तुम्हें उसका जल्दी ऑपरेशन करवाना होगा। ये लो, पेपर्स पर साइन कर दो। डॉक्टर विशाल के हाथ में पेपर्स देकर वहाँ से चली गई। विशाल से रहा नहीं गया। वो दीपा को देखने के लिए तुरंत वार्डरूम के अंदर घुस गया। सामने बेड पर दीपा लेटी हुई थी। चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। विशाल ने उसे टोकते हुए कहा, दीपा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुम नहीं मानी। लो, अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कारण मर गया। अगले पल दीपा ने रोते हुए कहा, मैंने अपने बच्चे को जानबूझकर नहीं मारा, तो मुझसे कोई अदृश्य शक्ति ये सब करवा रही थी। मैं मजबूर थी विशाल। विशाल ने दीपा को पेपर्स दिखाते हुए बोला, इन पेपर्स पर साइन कर देता हूँ, तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा। दीपा ने तुरंत हैरानी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं विशाल, इन पर साइन मत करना, मैं अपने बच्चे को ज़िंदा करके रहूँगी। विशाल ने शॉक्ड होते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये सब क्या बकवास करे जा रही हो? भला ऐसा पॉसिबल है क्या? वैसे भी अब हमारा बच्चा ज़िंदा नहीं हो सकता। इस पर दीपा ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, हो सकता है ज़िंदा, मैं करूँगी उसे ज़िंदा। विशाल हैरान था। दीपा ने इतना तेज़ चिल्लाया था जिससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो गए। दीपा बच्चों की तरह ज़िद कर रही थी और वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी और वो विशाल की एक बात नहीं मान रही थी। विशाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इसके बाद विशाल वहाँ से चला गया। दीपा को काफ़ी दर्द हो रहा था, फिर भी वो हॉस्पिटल से वापस घर आ गई। दीपा को कहीं से पहले ही मालूम चल गया था कि तंत्र मंत्र के द्वारा मुर्दे को भी जीवित करने की शक्ति रहती है। दीपा ने कई तांत्रिक और कई तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वालों से बात की, लेकिन कोई भी ये विद्या नहीं जानता था। अंत में उसे किसी ने बताया कि उसको इस प्रॉब्लम का समाधान केवल एक ही कर सकता है। दीपा ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, एक अघोरी ही है जो कई तंत्र मंत्र की विद्या भी काफ़ी उत्कृष्ट करते हैं, और ऐसी गुप्त विद्या के बारे में अघोरी को ही पता रहता है जो आम तांत्रिक और किसी और को पता नहीं होता। दीपा अघोरी की तलाश में थी जो इसके गर्भ को वापस से जीवित कर दे। उसके पास केवल कम समय बाकी था। दिन पे दिन दीपा के पेट की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। दीपा ने सोचते हुए कहा, पास के ही महाशमशान घाट के अंदर रात के वक्त कई अघोरी मिल जाएंगे। वैसे बनारस के शमशान घाट में रात्रि के वक्त कई सारे अघोरी वहाँ पर अपनी तंत्र क्रिया सिद्ध करते हैं। अब बस दीपा को इंतज़ार था तो केवल रात होने का। इधर रात के 12 बजे ही दीपा घर से निकल पड़ी। रात के सुनसान रास्ते से होते हुए शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगी। सारा इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। रास्ते में हल्की रोशनी मौजूद थी और हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही थी। दीपा कांपते हुए शमशान घाट के अंदर चली गई। रात के वक्त शमशान घाट भी पूरी तरह से सुन्न था। दीपा को कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस कुछ लाश ही जल रही थी। दीपा उस बड़े से शमशान घाट में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसे शमशान घाट के अंदर कोई भी नहीं दिखा। दीपा थकने के साथ आशा भी हार चुकी थी। तभी दीपा के कानों में किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, इतनी जल्दी आशा मत हारो, तुम्हारे समाधान का हल ज़रूर मिलेगा। दीपा ने चारों तरफ मुंह घुमाकर देखा, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दीपा इधर उधर नज़रें फेरते हुए आगे बढ़कर सवाल करते हुए बोली, कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दीपा के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो। जैसे ही दीपा ने अपने पैर की तरफ देखा तो हैरान हो गई। उसे ज़मीन पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा दिखा जिसने उसके पैर को पकड़ रखा था। दीपा डर के मारे जल्दी से अपना पैर छुड़ाने लगी। तभी
कुछ पल बाद उसे कुछ दूरी पर एक अघोरी ज़मीन पर बैठा दिखाई दिया। दीपा की आंखें हैरानी और खुशी से फैल गई। अगले ही पल दीपा दौड़कर उस अघोरी के पास पहुंच गई। वह अघोरी अपने ध्यान में काफ़ी लीन था। दीपा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, बाबा, मुझे आपसे बहुत बड़ी मदद चाहिए, पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अघोरी साधु ही हैं ना? उस अघोरी ने अपनी लाल आंखें खोलकर जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं एक अघोरी ही हूँ। दीपा को मालूम नहीं था एक अघोरी में भी दो तरह के अघोरी होते हैं। एक अघोर पंथ के अघोरी जो केवल अपनी साधना और विद्या से लोगों का कल्याण करते हैं, और दूसरा कपालिक अघोरी जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, मुर्दों के साथ संभोग करते हैं और खाने में मल मूत्र सब सेवन करते हैं, और देखने पर दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। खैर, दीपा ने तुरंत कहा, मैं यहाँ पर अपने बच्चे को। दीपा ने इतना कहा ही था, अचानक से उस कपालिक अघोरी ने रोकते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी सारी मुसीबत जानता हूँ और इसका हल भी मेरे पास है। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। दीपा ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, कौन सा काम? कपालिक अघोरी ने कहा, तुम्हें मांस और 2 शराब की बोतल लेकर आना है। किसी छोटे बच्चे के सर के बाल लेकर आना है, और वो भी कल रात में इसी वक्त। दीपा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं लेकर पहुंच जाऊंगी। दीपा वहां से जाने ही वाली थी, अचानक से कपालिक अघोरी ने उसे रोकते हुए कहा, एक क्षण रुको। जैसे ही दीपा अघोरी के थोड़ा करीब गई, उस अघोरी ने अपने हाथों की मुट्ठी में शमशान की राख में मंत्र फूंक कर दीपा के पेट पर राख को मल दिया। इसके बाद दीपा वहां से वापस घर की तरफ निकल पड़ी। वैसे दीपा को वो अभी तक नॉर्मल अघोरी ही लग रहा था। सुबह के वक्त दीपा इस वक्त विशाल के बगल में लेटी हुई थी। विशाल की नींद खुली तो दीपा के चेहरे पर पड़ी, तो विशाल को महसूस हुआ उसका चेहरा खिला हुआ लग रहा था। खैर, विशाल इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर ऑफिस के लिए निकल गया। दीपा भी जल्दी ही उठ गई। घर में अकेले होने के कारण दीपा किसी सोच में पड़ी थी। दीपा ने सोचते हुए मन में कहा, आखिर मैं किसी बच्चे के सर के बाल कैसे अघोरी के पास लेकर जाऊंगी? मेरे जानकारी में दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं है। दीपा सोच ही रही थी, अचानक से किसी ने दीपा के घर की घंटी बजाई। दीपा ने जाकर देखा तो ये उसकी काम वाली बाई थी जो घर का काम करने के लिए आई थी। दीपा थोड़े गुस्से में थी, पर जैसे ही दीपा की नज़र काम वाली बाई के हाथ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। काम वाली बाई के हाथों में उसका 5 साल का बच्चा था। काम वाली बाई ने दीपा से कहा, वो आज घर पर कोई मौजूद नहीं था ना, तो इसे लेकर यहाँ आ गई। आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दीपा ने खुशी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले हूँ, इसके साथ खेल लूँगी, तू जा अपना काम कर। काम वाली बाई अपना काम करने लगी। दीपा ने उस बच्चे के साथ खेलते हुए बड़े सावधानी के साथ उसके सर से बाल निकाल लिया। इधर रात के वक्त दीपा 12 बजते ही पहले से पूरी तैयारी के साथ घर से कपालिक द्वारा कहे सामान को लेकर निकल पड़ी। कुछ ही देर में दीपा फिर से उसी शमशान घाट के अंदर पहुंच गई। दीपा काफ़ी खुश थी। उसे अपने बच्चे को जीवित करने का एक मौका नज़र आ रहा था। शमशान घाट में उसे सामने ही चिताओं के पास वही अघोरी आसन पर ध्यान करते हुए दिखाई पड़ा। दीपा जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, बाबा, मैं सामान लेकर सही वक्त पर पहुंच गई। इतना कहकर दीपा ने अघोरी के कहे अनुसार सारे सामान को ज़मीन पर रख दिया। अघोरी ने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। देखने में उसका शरीर सफ़ेद लग रहा था। आँखों के नीचे उसने अंजन लगा रखा था। वैसे अघोरी का अंजन खुद में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें अंजन के कई प्रयोग और कई शक्तियाँ होती है। इस विषय पर भी कभी विस्तार में बताऊंगी। अघोरी ने लाल आंखों से घूरते हुए कहा, ठीक है, अब मेरे सामने वाले आसन पर बैठ जाओ। अघोरी इतना कहकर अपनी जगह से उठकर और पास के चिता में से थोड़े से अंगारे लेकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसके बाद अघोरी ने सिंदूर को लेकर ज़मीन पर छोटा सा अंगारों के पास गोल घेरा बनाया। उसमें दीपा के दिए हुए बच्चे के बाल को अंगारों के पास रख दिया। थोड़ा सा शराब उसी गोल घेरे में गिरा दिया और मांस के कुछ टुकड़े भी रख दिए। अघोरी ये सब करते हुए कोई मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक अघोरी ने हाथ में सिंदूर से लिपटे हुए हाथ से दीपा के करीब जाकर
उसके पेट को सहलाने लगा। दीपा के पेट में एक अलग ही एहसास हो रहा था। अघोरी के पेट पर हाथ फेरने के कारण उसका पेट सिंदूर से लाल हो गया था। अगले ही पल अघोरी ने अपने सीधे हाथ से दीपा की नाभि में उंगली हल्की सी घुसा दी। दीपा हल्की सी सिसक उठी। अघोरी अपनी आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़े जा रहा था। दीपा के पेट में ज़ोर से हलचल होने लगी थी, जैसे उसके पेट के अंदर कई सारे कीड़े रेंग रहे हो। देखते ही देखते ज़मीन पर रखे बाल हल्के हल्के जलने लगे थे। दीपा पेट की पीड़ा से तड़प रही थी और रो रही थी, पर नाभि के ऊपर अघोरी अपनी उंगली को और जोर दिए जा रहा था। कुछ ही पल में दीपा की पूरी आंखें काली होने वाली थी। वो उसी पल जोर से कराह उठी। आखिर क्या कपालिक अघोरी दीपा के बच्चे को जिंदा कर पाएगा, या कपालिक के कुतंत्र का असर दीपा के बच्चे पर बुरा जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले और आखिरी भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।